Hello student, this is class 7th, chapter number 4 and topic name is respiration in animal. Today we are going to read about respiration in animal. Animal में respiration कैसे होता है? तो respiration तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि क्या होता है respiration, cellular respiration जिसको बोलते हैं कि सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है उससे एनर्जी को प्रोड्यूस करना। और एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? तीन तरीके होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें लैक्टिक एसिड एसिड प्रोड्यूस होता है। तो तीन वे होती है जिससे हम ग्लूकोज से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब एनिमल में रेस्पिरेशन को रीड आउट करना है कि एनिमल्स के अंदर ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे जाती है और कैसे उसमें रेस्पिरेशन होता है। इन स्मॉल एनिमल द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। देखो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। ये हमें याद करने की चीज है कि जो स्मॉल एनिमल होते हैं, जैसे स्मॉल एनिमल है यहाँ पे ग्रास होपर है, इसके अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। जो इस बॉडी का जो इसकी बॉडी है ग्रास ऊपर की, इसका जो सरफेस है, सरफेस से गैसेस का एक्सचेंज होता है। और डिफ्यूजन होता है किसी सब्सटेंस का स्मॉल क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी में आना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि किसी हम एक कमरे में बैठे हैं, रूम में हैं, और रूम में हम कॉर्नर में कहीं कोई परफ्यूम लगाते हैं, तो उस परफ्यूम की जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस से हो गया ये। डिफ्यूजन प्रोसेस होती है किसी ज्यादा क्वांटिटी में किसी सब्सटेंस का लो क्वांटिटी में मूवमेंट होना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इन लार्ज एनिमल देर आर ऑर्गन विच हेल्प इन ब्रिंगिंग ऑक्सीजन ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी सो दैट सेलुलर रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस। कह रहा है कि लेकिन जो छोटे एनिमल तो आपका का तो अभी हमने पढ़ा है स्मॉल एनिमल्स का, अब बात कर रहे हैं लार्ज एनिमल्स की। कि लार्ज एनिमल्स में ऑर्गन होते हैं, जैसे कि लंग्स होते हैं और ट्यूब होती है, रेस्पिरेशन ट्यूब। उनके अंदर कुछ ऑर्गन होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, जिससे कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लाया जाता है और फिर बाद में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। पॉइंट फर्स्ट, इन स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड हाइड्रिया ऑक्सीजन एंटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गोज आउट बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देखो बस फिर बता रहा वही बात कि जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं, जैसे कि अमीबा है, हाइड्रा है, उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस से गैसेस का एक्सचेंज होता है। सेकंड है अर्थवर्म। इन अर्थवर्म एंड लीच, अर्थवर्म और लीच के बारे में बता रहा है। इसके अंदर भी कह रहा है कि जो स्किन है इज द ऑर्गन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, स्किन से ही एक्सचेंज होता है। इट इज स्मूथ मोस्ट एंड रिच सप्लाइड विद ब्लड। कह रहा है कि स्किन से गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्किन के जैसे ही स्किन के अंदर से गैस एंटर करेगी बॉडी के अंदर, तो वहां पर फिर ब्लड है और ब्लड उस गैस को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। फिश, फिश, प्राउन एंड क्रैब द रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स। देखो गिल्स यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हमारा कि रेस्पिरेशन फिश के अंदर गिल्स से होता है। वाटर एंटर थ्रू माउथ एंड लीव्स थ्रू गिल्स। कह रहा है कि फिश क्या करती है कि अपने माउथ के अंदर वो वाटर को ले जाती है और गिल्स से उस वाटर को बाहर निकाल देती है फिल्टर करके। गिल्स के अंदर वाटर फिल्टर हो जाता है और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो गिल्स से बॉडी के अंदर चली जाती है और जो वाटर है वो गिल्स से बाहर आ जाता है। इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ ब्रांच ट्यूब कॉल्ड ट्रेचिया। अब ये इंसेक्ट की बात कर रहा है, ये इंसेक्ट दिखा रखा है ग्रास ऊपर। इनमें कह रहा है कि इनमें एक नेटवर्क ऑफ ब्रांच एक ट्यूब का एक नेटवर्क होता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये लिख रखा है यहाँ पे ट्रैकिया, ये नेटवर्क दिखा रखा है यहाँ पे। फॉर रेस्पिरेशन दे ओपन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी थ्रू पोर। ये जो ट्रैकिया है, ये जो सरफेस है उस सरफेस पे ओपन हो रखा है, तो यहाँ से गैस इस ट्रैकिया के अंदर से बॉडी के अंदर जाती है। Some animal have very well developed spongy organ for respiration. कुछ एनिमल के बाद जो organ होता है वो very spongy होता है। These are lungs, जैसे कि lungs है। lungs एक spongy organ है जिससे respiration होता है। In mammals, the process of breathing is generally supported by a structure like diaphragm and rib cage. कह रहे हैं कि जो mammals होते हैं हमारे, उनके अंदर जो respiration system है, जो respiration structure है, वो जैसे कि डायफ्राम है और रिब केज होता है। तो रिब केज तो डायफ्राम तो लंग्स के नीचे होता है जहाँ जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, और लंग्स के अंदर जो गैस प्रेजेंट होती है वो डायफ्राम के अंदर चला जाती है पहले, और फिर डायफ्राम के अंदर जो ब्लड है वो उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। रिब केज एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये चेस्ट के अंदर होते हैं। फ्रॉग कैन रेस्पायर इन थ्री वे। अब कह रहा है कि जो फ्रॉग मेंढक होता है वो तीन तरीके से रेस्पायर करता है, थ्रू द स्किन, लंग्स एंड माउथ। देखो तीन तरीके से रेस्पायर करता है,
स्किन से भी रेस्पायर करता है और लंग्स से भी और माउथ से। फ्रॉग हैव लंग्स बट दे यूज देयर स्किन टू रेस्पायर इन वाटर। देखिए कह रहा है कि जो फ्रॉग है वो मिट्टी पर भी रहता है और वाटर के अंदर भी रहता है। तो जब फ्रॉग वाटर के अंदर होता है तब वो स्किन से रेस्पायर करता है, वाटर के अंदर जाता है तो स्किन से रेस्पायर करता है। दे यूज देयर लंग्स फॉर रेस्पिरेशन व्हेन दे लैंड। जब मिट्टी पर लैंड पर है तो फिर वो लंग से रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब कह रहा है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म, जब कोई मैमल लंग से, फेफड़ों की हेल्प से रेस्पिरेशन करेगा तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जब कोई मैमल स्किन से रेस्पिरेशन करेगा तो उसको बोलते हैं कैटनियस रेस्पिरेशन। When at rest or floating on water, the frog takes in air through its nostril into the buccal cavity। जब कह रहा है कि मान लो कि फ्रॉग वाटर के अंदर है और वो रेस्ट में है और वो फ्लोट कर रहा है वाटर के अंदर, वाटर पर फ्लोट कर रहा है फ्रॉग और रेस्ट में है, तो ऐसी उस कंडीशन में उस टाइम पर फ्रॉग अपनी नोस्ट्रल से, नाक में से, बुक्कल कैविटी से सांस लेता है। अब बुक्कल कैविटी के अंदर से, नोस्ट्रल से सांस लेगा। द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द लाइनिंग ऑफ द बुक्कल कैविटी। बुक्कल कैविटी की लाइनिंग में गैसेस का एक्सचेंज होता है। दिस मेथड ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज बुक्कल रेस्पिरेशन। इस तरह का जो रेस्पिरेशन होता है वो बुक्कल रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, वी ब्रेथ एयर, एयर कंटेन ऑक्सीजन विच वी रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन। देखो ह्यूमन का, मनुष्य का रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। कह रहा है कि वे ब्रेथ एयर, हम जब सांस लेते हैं तो एयर लेते हैं, उसके अंदर एयर के अंदर काफी सारी गैसेस होती है और ऑक्सीजन भी होती है। और यही ऑक्सीजन एयर का एक ऐसा गैस है जो हमें चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। कह रहा है कि रेस्पिरेशन एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसको हम सिंपल लैंग्वेज में ब्रीथिंग बोल सकते हैं, ब्रीथिंग। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है टेक इन और गिविंग आउट ऑफ गैस, गैस को अंदर ले जाना और बाहर छोड़ना, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीथिंग। लेकिन जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल्स के अंदर होता है। ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए इंडिविजुअल। कह रहा है कि जो ब्रीथिंग के बारे में अभी अभी हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी बोल सकते हैं उसको। इनहेल मतलब गैस को अंदर ले जाना, एक्सहेल ऑक्सीजन गैस को बाहर ले जाना, और ये हमारी पूरी लाइफ में चलता रहता है। Inhalation and exhalation take place with the help of muscular diaphragm and the rib cage। डायफ्राम जो लंग्स के नीचे एक ट्यूब होती है जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, और रिब केज बोनी स्ट्रक्चर होता है जो उसके अंदर लंग्स और हार्ट प्रोटेक्ट होते हैं। द नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन ब्रीथिंग पर मिनट इज टर्म्ड ब्रीथिंग रेट। कह रहा है कि ब्रीथिंग रेट होती है कि अगर एक मिनट में जितनी बार हम सांस लेते हैं उसको बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। वन ब्रीथ इज वन एक्सलेशन प्लस वन एक्सलेशन। कह रहा है कि एक बार सांस अंदर ले जाना और उसको बाहर छोड़ना, उसको बोलते हैं वन ब्रीथ। कह रहा है कि अडल्ट पर्सन में, एक जवान आदमी में, मैच्योर पर्सन में एक मिनट में 14 से 20 बार ब्रीथिंग होती है। बट वाइग्रेस एक्सरसाइज कैन राइज टू रेट ऑफ 80 ब्रेथ पर मिनट। लेकिन कह रहा है कि अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो ब्रीथिंग रेट है वो 80 भी हो सकती है, एक मिनट में 80। ए चाइल्ड रेट बच्चों की बता रहा है कि न्यू बोर्न बेबी में जैसे कोई बच्चा है तो उसकी बर्थ रेट होती है 40 ब्रेथ पर मिनट, एक मिनट में 40। इन जनरल स्मॉलर एनिमल हैव फास्टर ब्रीथिंग रेट देन लार्ज एनिमल। कह रहे हैं कि जो स्मॉलर एनिमल है, जो छोटे छोटे जो एनिमल होते हैं, उनमें जो ब्रीथिंग रेट होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लार्ज एनिमल, बड़े एनिमल्स में कम होती है। ए रैट फॉर एग्जाम्पल ब्रेथ अबाउट 60 टाइम पर मिनट। रैट का एग्जाम्पल है कि एक मिनट में 60 बार ब्रीथ करता है। वाइल ए हॉर्स ब्रीथ ओनली 12 टाइम पर मिनट। जैसे कि घोड़ा है वो एक मिनट में 12 बार ही ब्रेथ करता है। द डायग्राम इज मस्कुलर पोर्शन विच सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। देखो इस जो डायग्राम है ये हमारा है, ये हमारे लंग्स है, और ये जो प्रेजेंट है यहाँ पर ये डायग्राम है, ये दिखा रखा डायग्राम है, डायग्राम। और नीचे होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह। तो कह रहा है कि जो डायग्राम है वो लंग्स की जो कैविटी है, बुक्कल कैविटी, और जो एब्डोनम कैविटी है, उन दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है डायग्राम। द चेस्ट कैविटी सराउंडेड बाय द रिब केज। जब कह रहा है कि जो चेस्ट कैविटी है, लंग्स है, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है,
तो ये सब एक रिब केज के द्वारा कवर्ड हो रखी है, जो बोन स्ट्रक्चर होता है, हड्डियों का स्ट्रक्चर होता है जो इंजरी से बचाता है। तो ये हमारा ह्यूमन का था। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की कहाँ से, उससे पहले हमें डायग्राम पढ़ना है। देखो डायग्राम में यहाँ पर बता रखा है नेशनल कैविटी, जो नाक के जो छेद होते हैं उसको बोलते हैं नेशनल कैविटी। नोस्ट्रल, ये भी हमारे नाक के ही है छेद, और कैविटी होता है जो स्पेस होता है। लेरिंग्स है, और यहाँ पर है फिरिंग्स। तो लैरिंग्स और फिरिंग्स दो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दो पॉइंट होते हैं, और इन दोनों का अलग अलग फंक्शन भी होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। ओरल कैविटी है, ट्रैकिया, करीना ऑफ ट्रैचिया, ये लंग्स है। तो इस डायग्राम इस पे आओ। यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट मेन है, ब्रोंचेस बोलेंगे इसको, कि जो हमारी ट्रैचिया थी मेन, वो आगे आकर दो पार्ट में डिवाइड होगी। यहाँ तक तो एक है, लेकिन यहाँ पर आकर एक इस लंग्स में एक दूसरे लंग्स में चली जाती है, उसको बोलते हैं ब्रोंच। फिर कह रहा है कि जो ब्रोंचेस है वो आगे जाके फर्दर ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंची। और ब्रोंची के बाद वहां पर लास्ट में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एल्वोलर सैक या फिर एल्वोली। ये लास्ट में टाइप कराना। तो इस डायग्राम को पढ़ना। तो अब हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। जो मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप इतना